आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का पीआरटी का पेपर, जिसका सीडीपी सेक्शन हम कवर करेंगे। इससे पहले हम 2023 का टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों का सीडीपी सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज अविनाश कुमारी एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स राइज। जो लोग पहली बार आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एस्टेट से रिलेटेड या टेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, कंटेंट है, वो टाइम से मिल सके। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट दिस विदाउट डिलेइंग द टाइम। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सीडीपी करने का पर्पज़ क्या है, या फिर पीवाईक्यू करने का पर्पज़ क्या है कि हमें क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा, हम सीडीपी को एक सिंपल फॉर्मेट में पढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बट जब क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में समझ आ जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। ठीक है, एंड जो हमारा एचटेट का पेपर है वो 60 to 70% रिपीट होता है, यानी कंसेप्ट जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो इसीलिए भी ये पेपर जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखो, इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो रिपीट होंगे। आपके अभी 2025-26 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, एंड वो जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊँगी, और ये भी बताऊँगी कि देखो कि 2023-24 में ये पैटर्न था और अभी भी ये पैटर्न है। ठीक है, ओके, हम बाद में देखेंगे वो चीज़, अभी हम अपना ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। मैं अपनी इमेज छोटी कर लेती हूँ। ठीक है, अब ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंश्योर अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लेट चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटीज़ ऑन देयर लर्निंग्स। ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, किस बारे में, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता लेट चाइल्डहुड में जिसमें गैंग एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन देयर लर्निंग्स। कह रहा है कि बाल्यावस्था की दल क्रियाओं का उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता। ठीक है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट जिसका है वो बताना है, क्योंकि देखो नोट वाले क्वेश्चन हैं उनका बहुत ध्यान से आंसर करना होता है। कई बार हम जल्दी जल्दी के चक्कर में जो सही हमें लगता है, मान लो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन पढ़ा, हमें सही लगा और हमने मार्क कर दिया, आगे पढ़ा ही नहीं क्या क्या ऑप्शंस और दिए हैं। ठीक है, नोट वाले पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे नोट लिखा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सिली मिस्टेक हैं जो कि सिलेक्शन को रोक देती हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नोट पूछा है, यानी 3 चीज़ें तो ऐसी होंगी, 3 ऑप्शंस तो ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है, तो हमें वो नेगेटिव वाला ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन 1 है लर्न कन्फर्म्ड बिहेवियर, ऑप्शन 2 है लर्न टू फॉलो सोशल नॉर्म्स, ऑप्शन 3 है डेवलप सोशल इंसाइट, ये बात बिल्कुल सही है, होल्ड्स प्रीजुडाइसल एटीट्यूड। देखो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, लर्न कन्फर्म्ड बिहेवियर, अनुरूप व्यवहार सीखते हैं बच्चे। ठीक है, लर्न टू फॉलो सोशल नॉर्म, सोशल यानी कि सामाजिक जो मानदंड है उनका पालन सीखते हैं, और सोशल इंसाइट यानी सामाजिक की अंतर्दृष्टि है वो भी विकसित करते हैं। लेकिन जो प्रीजुडिशियल एटीट्यूड है वो धारण नहीं करते, ये बात गलत है, यहाँ पर ये नेगेटिव बात है और हमें यही बतानी थी। तो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता एक लेट चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटीज़ में उनके लर्निंग्स पर। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली। लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करता, कौन सा मोटिव है, ठीक है, वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 है अनअवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति की अनभिज्ञता, यानी कि अनअवेयर होना प्रोग्रेस को लेके। ठीक है, ऑप्शन 2 है गोल डिटर्मिनेशन बिहेवियर्स। यस, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। यस, सोशल अप्रूवल, यस, ये बात भी पॉजिटिव है। प्रेजवर्दी यानी कि प्रशंसनीय व्यवहार, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप किसी बच्चे को उसने जो काम किया उसके लिए प्रेज करेंगे तो उस बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सोशल अप्रूवल यानी कि सामाजिक अनुमोदन, यानी वो जो काम कर रहा है उससे सोसाइटी से अगर उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिल गया तो वो उस काम को और करेगा। गोल डिटर्मिनेशन बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्धारण व्यवहार, गोल को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना अपने आप में एक पॉजिटिव बात होती है। ठीक है, अनअवेयर ऑफ प्रोग्रेस, ये बात नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप अपने प्रोग्रेस को लेके अनअवेयर हो कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, क्या काम करना होगा, तो वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, वहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं आता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नोट बताना था। बाकी तीनों पॉजिटिव हैं, लर्निंग को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, बट ये नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, CWSN स्टैंड्स फॉर, ये हमें फुल फॉर्म बतानी है। CWSN इसका मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, चिल्ड्रन विद सोशल, नहीं सोशल सिमिलर, ये
ये थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, ये सारे गलत हैं बाकी के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर अफेक्टिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा फैक्टर है, पर्सनल फैक्टर है, इस पे हमें ध्यान देना है, पर्सनल फैक्टर है जो रिलेटेड नहीं है लर्नर से, जो कि उसकी इफेक्टिंग को लर्निंग को इफेक्ट करता है। तो एस्पायरेशन, महत्वाकांक्षा, ये तो इफेक्ट करता है। कंटेंट जो है, ये इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता, यस ये तो है। रीडनेस यानी तत्परता, ये भी है। तो कंटेंट जो है वो नहीं है। अब मैं इसको समझाती हूँ क्या पूछना चाह रहा है, क्या मतलब है। देखो, सीखने को प्रभावित करने वाले अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल फैक्टर नहीं है लर्निंग के लिए। ठीक है, तो एस्पिरेशन, मैं कितनी महत्वाकांक्षी हूँ, लाइक मुझे अगर वीडियोज अपलोड करने हैं तो मैं उसके लिए कितनी एस्पायर हूँ, है ना, कितना महत्वाकांक्षी महसूस करती हूँ, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसा फील करूँगी तभी तो वीडियोज़ डालूंगी। तो एस्पायरेशन एक पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पर पॉजिटिवली पर्सनल फैक्टर है। एप्टीट्यूड जो है, अभिक्षमता मतलब होता है, एप्टीट्यूड होता है कि ये जो एबिलिटी होती है ये हमारे पास बायोलॉजिकल होती है, यानी कि बर्थ से ही होती है, जन्म से होती है। ठीक है, तो क्या एप्टीट्यूड है, क्या अभिक्षमता है, ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। रीडीनेस, तत्परता, कि मैं कितने तत्पर हूँ अपने काम को लेके या फिर अपने लर्निंग को लेके, मैं ये सीखना चाहती हूँ, उसके लिए मैं कितनी तैयार हूँ। ठीक है, तो ये रीडीनेस भी पर्सनल होता है कि मेरे अंदर कितना जज्बा है उस चीज़ को सीखने का। तो ये 3 चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, बट जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट पर्सनल फैक्टर नहीं है। कंटेंट भी लर्निंग को अफेक्ट करता है, बट वो पर्सनल फैक्टर की कैटेगरी में नहीं आता है, ये हमें बताना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ थिंकिंग इनहेंसेस लर्निंग। कौन से थिंकिंग टूल्स हैं जो लर्निंग को इनहेंस यानी बढ़ावा देते हैं। इमेजेस, यस इमेजेस देते हैं, लैंग्वेज भी देती है, भाषा, कंसेप्ट्स यानी संप्रत्यय, एंड प्रोपोर्शंस यानी कि यहाँ पर कि हमने जो कंटेंट या लर्निंग करनी है वो कितने प्रोपोर्शन में कौन सी चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो चारों ही हैं, चारों ही जो टूल्स हैं वो थिंकिंग के लिए काम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए क्रिएटिव चाइल्ड। एक क्रिएटिव चाइल्ड को अच्छे से डिस्क्राइब जो नहीं करता, हमें वो बताना है। ओरिजिनल आइडिया, यस, जो एक क्रिएटिव बच्चा होगा वो अपना एक ओरिजिनल आइडिया प्रिपेयर करेगा। बोल्ड एटीट्यूड, यस, उसका बोल्ड एटीट्यूड होता है, लाइक उसको अगर अपना कोई पॉइंट रखना होगा तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे बोल्ड एटीट्यूड के साथ रखता है। ठीक है, फ्लुएंसी ऑफ थॉट, यस, क्रिएटिव बच्चा है उसके थॉट्स क्लियर होंगे और जितने थॉट्स में क्लैरिटी होती है उसकी फ्लुएंसी भी उतनी अच्छी हो जाती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है यानी कि आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के थ्रू सोच पा रहे हो या फिर एक लिमिटेड ही सोच रख पा रहे हो, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। लेकिन क्रिएटिव बच्चा लिमिटेड या फिर एक नैरो माइंडेड नहीं हो सकता, नैरो थिंकिंग उसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो ये सही हो जाता, मतलब चारों ही सही हो जाते, बट यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये गलत है और हमें नोट वाला ही बताना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पनिशिंग स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिव। कि टीचर जो है बच्चों को पनिशमेंट दे रहा है वो कौन से तरह का मोटिव है। बायोलॉजिकल जैविक, यानी कि जो आपको बायोलॉजिकली मोटिवेशन देता है, जैसे कि हमें भूख प्यास लगती है तो वो हमारा बायोलॉजिकल मोटिवेशन होता है वहाँ पर। ठीक है, इंटरनल यानी कि अपने अंदर से इच्छा हो रही होती है कोई भी काम करने की या कुछ भी चीज़ सीखने की। एक्सटर्नल, यस, एक्सटर्नल होता है, जो पनिशमेंट यहाँ पर मिल रही है ये एक्सटर्नल हमारा क्या है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है। फिजिकल नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल नीड ऑफ लोकोमोटर इम्पेयर्ड स्टूडेंट। लोकोमोटर इम्पेयर्ड क्या होते हैं, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशल नीड नहीं है। यानी कि एक ऑप्शन है जो कि उसकी नीड नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये तो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात तो सही है, हमें गलत बात बतानी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटिंग, ये बात सही है, जैसे कि जो चल फिर नहीं सकते, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो गवर्नमेंट या फिर जो नॉन गवर्नमेंट जगह है वहाँ पर भी स्टेयर्स होती हैं और एक साइड में स्टीप होता है ना, ऐसा स्टीप बना होता है, ढलान सी होती है, वहाँ पे स्टेयर्स के साइड में ही होता है, तो वो ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। डिपेंडेंट बिहेवियर,
डिपेंडेंट बिहेवियर तो नहीं होता है ना। अडेप्टेशन इन एक्टिविटीज़ की गतिविधियों में अनुकूलन आ जाए, तो ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत होगा। हम उनको डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये सारे जो स्पेशल नीड्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। कौन सी टाइप की लर्निंग डिफ़िकल्टी यहाँ पर हमें पता चलती है, देखते हैं। वही है, डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इनएबिलिटी टू राइट न्यूमेरल्स एंड सिम्बल्स। मैंने आपको बताया था जहाँ पर कैलकुलेशन आ जाए, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग आ जाए या फिर अर्थमेटिक आ जाए, तो ये सब कैलकुलिया में आते हैं। कैलकुलेशन वाला काम हो रहा है तो ये डिसकैलकुलिया है। लेकिन आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। डिस मैथमेटिसिया, ठीक है, डिस अर्थमेटिसिया, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्प्रेक्सिया एक अलग ही है डिसेबिलिटी, तो हमारा डिसकैलकुलिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज नॉट कम अंडर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये क्वेश्चन तो हर पेपर में आता है। ठीक है, तो कॉलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, ठीक है, उसमें उन्होंने 3 लेवल दिए थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो जो पहला लेवल था उसका नाम था प्री कन्वेंशनल, दूसरा था वो कन्वेंशनल, और जो थर्ड था वो पोस्ट कन्वेंशनल। नाउ कन्वेंशनल मोरालिटी के अंडर नहीं आते, यानी कि ये दो, देखो हर लेवल के अंदर उन्होंने 2-2 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, 2 स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 2 स्टेज तो इसकी होंगी, फर्स्ट की यानी प्री कन्वेंशनल की होंगी, बाकी 2 ऑप्शंस होंगे जो इनमें से नहीं होंगे। हमें वही बताने हैं जो नहीं है। देखते हैं एक बार, तो लेवल 1 के प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में कौन कौन सी स्टेज आती है। स्टेज नंबर 1 जो है वो होती है हमारी स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट। ये स्टेज 1 ही होती है। स्टेज के सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्टेज ऑफ कन्फॉर्मिटी टू ऑब्टेन रिवॉर्ड, ये बात भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। स्टेज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये हमारा स्टेज 3 में आता है, और ये ये स्टेज 5 में आता है, और ये स्टेज ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ये 3 में आता है, स्टेज 3 में। ठीक है, तो ये हमारे नहीं होंगे, तो हमारा सी और डी ऑप्शन नहीं होगा। हमें ऑप्शन में देखना है सी और डी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, आप इसी से याद करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, और यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूछा है, तो फॉर्मेटिव होता है और एक सबमेटिव होता है, तो 4 का फॉर्मेटिव, ऑफ का सबमेटिव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। कौन सी एक अप्रोप्रिएट यानी सही टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी नहीं है, वो हमें बतानी है। कोऑपरेटिव लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, रोट लर्निंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव लर्निंग है यानी कि सहकारी अधिगम, ये पॉजिटिव बात है, ये बिल्कुल सही है, हमें नोट बताना है। जॉयफुल लर्निंग, यस, जितना जॉयफुल लर्निंग होगी बच्चों के लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। रोट लर्निंग, यस, रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं दिया जाता है, बच्चों को वो चीज़ें याद करवाने पे जोर दिया जाता है, रट्टा मारने पे, उनको समझाने, अंडरस्टैंडिंग पे जोर दिया जाता है, ना कि रट्टाफिकेशन पे। और मल्टी सेंसरी टीचिंग, ये बहुसंवेदी शिक्षण तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बात सही नहीं है, ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। कि कौन सा पॉजिटिव फैक्टर नहीं है बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में, कौन सा पॉजिटिव फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, वो हमें बताना है। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये बात तो सही है। सोशल डिप्रीवेशन, भाई अगर सामाजिकरण, समाज में बच्चे को लेके आना है तो समाज से वंचित करके आप कैसे सामाजिकरण उसका कर पाएंगे, तो ये बात गलत है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, यस, जितना लोकतांत्रिक वातावरण उसको मिलेगा उतना ज़्यादा वो सोशलाइज्ड हो पाएगा। सोशल एटीट्यूड, यस, सोशल एटीट्यूड भी पॉजिटिव बात है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हमारा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हम समाज से वंचित नहीं रख सकते इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ कॉग्निशन इज द फीलिंग रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेज यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे कौन सा कॉग्निशन की फॉर्म में हम रिसीव कर सकते हैं फीलिंग को। ठीक है,
वो हमें बताना है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति किस प्रकार का संज्ञान है, कॉग्निशन है, ठीक है, वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 है सेंसेशन, ऑप्शन 2 है परसेप्शन, ऑप्शन 3 इमोशन, ऑप्शन 4 इमेजिनेशन। तो हमें सही वाला ही बताना है कि कौन सा है, फीलिंग रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस, तो सेंसेशन ही होगा, सेंसेस से हम संवेदना ही ले सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन, ये कौन सी एजुकेशन का प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, यस, नो, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो होता है कि सबको साथ लेके चलना होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रोग्रेस, देखो इसको ऐसे याद करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, यानी कि यहाँ पे करेंगे तभी सीखेंगे, तो सीखेंगे ऐसे तो प्रोग्रेस होगी, तो ऐसे इसको याद रखेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन। रिग्रेशन तो नेगेटिव वर्ड है, कम्युनिकेटिव भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई हुम। सोशियो कल्चरल थ्योरी ये हमारे वाइगोत्स्की ने दी थी, ये हमारे ऑप्शन नंबर 4 वाइगोत्स्की ने दी थी। ये 2-3 थ्योरीज हैं, ये तो करके ही जानी है, ठीक है, पियाजे की है, कॉलबर्ग की है और वाइगोत्स्की की, ये 3 तो करके ही जानी है। तो ये वाइगोत्स्की की है, इन्होंने सामाजिक संस्कृति और लैंग्वेज इन 3 चीज़ों पर बहुत जोर दिया है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंसेप्ट इज नॉट डिस्कस्ड बाय पियाजे इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मैंने जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो क्लास करवाई थी, उसमें वहाँ पर मैंने कीवर्ड्स तक बताए हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये थंबनेल होगा या फिर उसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप जाकर के वो क्लास ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उन्होंने एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण की बात की है, उन्होंने अकोमोडेशन यानी कि समायोजन की बात करी है, और इक्विलिब्रेशन की बात करी है, यानी कि संतुलन बनाने की बात की है। सेग्रीगेशन की उन्होंने कोई बात नहीं की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें नोट पूछा था ना, तो हमें नोट का सेग्रीगेशन आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन कॉग्निटिव डोमेन। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सबका संज्ञानात्मक विकास एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये बात तो सही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट फाउंड इन द साइकोमोटर डोमेन, ये बात में गड़बड़ है। एक बार अगले जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैच्योरिटी, यस, ये बात सही है, मैच्योरिटी के साथ इंडिविजुअल डिफरेंस भी अफेक्ट होते हैं। जेनेटिक्स इज मेजर कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेनेटिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, बट यहाँ पर मेजर लिखा है, यहाँ पर अगर ओनली लिखा जाता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता, बट यहाँ पर मेजर लिखा है, मेजर कॉज है, तो ये बात सही है। तो हमें जो गलत है वो बतानी है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट फाउंड इन साइकोमोटर, ये नोट की जगह अगर ये नोट नहीं किया होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, बट यहाँ नोट करके इन्होंने स्टेटमेंट को गलत बना दिया, तो हमें गलत ही बताना था और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच वे ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। कौन सा तरीका जो है लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। रिलेटिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, ये बात तो बहुत सही है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसी से रिलेट करके नई नॉलेज उसको देना, उससे बहुत अच्छे कंसेप्ट उसके क्लियर होते हैं, तो ये बात तो सही है। एम्फेसाइजिंग द यूज ऑफ यूनिसेंसरी, यूनिसेंसरी नहीं मल्टी सेंसरी, एक संवेदी का प्रयोग क्यों करेंगे हम, मल्टी सेंसरी जब यूज कर सकते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। कोरिलेटिंग वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है, एक सब्जेक्ट यानी एक विषय से जो पढ़ा वो दूसरे के साथ रिलेट करके अगर बच्चा पढ़ता है, समझता है, तो और भी अच्छे से वहाँ पर उसकी लर्निंग होगी। इनकरेजिंग फीडबैक, यस, जब बच्चे को फीडबैक मिलता है, पॉजिटिवली फीडबैक मिलता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली बताना है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है, करेक्टली, नॉट ट्रू या फिर इनकरेक्ट है वो बताने हैं, तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करते हैं, इन्हीं में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है पेपर में, ठीक है, तो ध्यान देना इन चीज़ों पे।
डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी अभी मैंने पीछे बताया था इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी को साथ लेके चलना, सभी को। तो दिस इज ओनली फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। एक बात मैंने ये भी बताई हुई है कि जो ओनली वाली जो स्टेटमेंट होती हैं वो 99% केसेस में गलत होती हैं। तो जहाँ पर भी आपको ओनली दिख जाए तो आप मतलब कि आप उस चीज़ को गलत मान सकते हैं, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर डिसेबल्ड, यहाँ फिर से ओनली फॉर डिसेबल्ड एंड सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन, नहीं ये बात भी गलत है। दिस इज ओनली फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, नहीं, दिस इज फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये सभी बच्चों के लिए है, ये बात बिल्कुल सही है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी आ गए, उसमें सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन भी आ गए और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन भी आ गए, सभी तरह के बच्चे उसमें आ गए हैं, नॉर्मल बच्चे भी आ गए हैं, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं को, नहीं, नॉर्मल बच्चे। तो दिस इज फॉर ऑल चिल्ड्रन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट पाथ डज चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलो, बच्चा जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है डेवलपमेंट के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट करके एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, उसमें बताई जाती हैं ये बातें, ठीक है। तो बच्चा जो है वो कभी भी लीनियर नहीं होता, सबसे पहली बात, ठीक है। लीनियर और स्ट्रेट, लीनियर ऐसे होता है, स्ट्रेट ऐसे होता है, सर्कुलर यानी कि ऐसे, लूप होल में थोड़ी आता है। उसकी जो डेवलपमेंट की ग्रोथ होती है वो स्पाइरल होती है, यानी कि उसने जो सीखा फिर वो अगली क्लास में जाएगा, फिर जो पीछे पढ़ा उससे रिलेट करेगा, फिर अगली क्लास में जाएगा, फिर जो पीछे पढ़ा उससे रिलेट करेगा, फिर आगे जाएगा, और ऐसे ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा और लर्निंग्स होती जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक जरूर देख लेना एक बार। विच वन डज नॉट कम अंडर को स्कोलेस्टिक असेसमेंट। देखो दो तरह के असेसमेंट होते हैं, एक होता है स्कोलेस्टिक और एक होता है को स्कोलेस्टिक। तो स्कोलेस्टिक में होता है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें, किताबें, है ना, लिखना पढ़ना, टेस्ट, ये वो। और जो को स्कोलेस्टिक होती है जो पढ़ाई के अलावा जिसमें सारी एक्टिविटीज़ आ गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है को स्कोलेस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और उसमें भी जो नहीं है वो वाला बताना है, ठीक है। तो होम असाइनमेंट, जो होम असाइनमेंट्स हैं वो पढ़ाई का ही काम आ गया, गृह कार्य जो है वो लिखने पढ़ने वाला आ गया, तो वो स्कोलेस्टिक है, को स्कोलेस्टिक नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। एस्थेटिक एक्टिविटीज़, यस, ये सारी जो एस्थेटिक एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बोलते हैं उसमें आ जाता है। एटीट्यूड क्या है एक बच्चे का, वो भी हमारा को स्कोलेस्टिक में आता है, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड ही होता है कि एक बच्चे का किसी भी चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, उसके प्रति वो कैसे विचार रखता है, ये उसका एटीट्यूड होता है एक तरह से, ठीक है। एंड वैल्यूज़, क्या उसके मूल्य हैं। तो ये सारी चीज़ें को स्कोलेस्टिक में आएंगी, होम असाइनमेंट जो है वो स्कोलेस्टिक में आएगा, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट ऑल टाइप ऑफ इमोशंस इमर्ज फ्रॉम बेसिक इंस्टिंक्ट। बेसिक इंस्टिंक्ट और इमोशंस की बात आ जाए तो आप मैकडूगल का आंख बंद करके आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला टॉपिक भी देख लेना, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि किसकी थ्योरी क्या थी, किसने किस टॉपिक पर बात करी थी, तो देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी इनकरेज्ड फॉर जेंडर बायस्ड फ्री टीचिंग। जेंडर बायस्ड फ्री टीचिंग यानी वहाँ पर कोई भी लैंगिक पक्षपात नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा या फिर लड़कों को सिर्फ ये चीज़ पढ़ाई जाएगी या फिर सिर्फ लड़कों को पढ़ाओ लड़कियों को मत पढ़ाओ। तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक्शन है जो फॉलो होना चाहिए जो कि इनकरेज करेगा जेंडर बायस्ड फ्री टीचिंग को, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस ग्रुप यानी कि देखो एक होता है होमो यानी कि सेम, हेट्रो होता है अलग अलग। तो अगर होमोजीनियस ग्रुप होगा यानी सिर्फ लड़कियों को ही बैठा के पढ़ा रहे हैं, अगर वो कोड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी जेंडर बायस्ड ही हो जाता है, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल्स, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्टीरियोटाइप कंटेंट, स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध हमें क्यों बताना है भाई कंटेंट, ये बात नेगेटिव है। बायस्ड लैंग्वेज, बायस्ड लैंग्वेज क्यों यूज़ करनी, बायस्ड होता है यानी पक्षपात जो करते हैं वो, वैसी भाषा हम क्यों यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पॉजिटिव टर्म है हमारे पास वो है जेंडर न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल रहना है, हमें बायस्ड नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड्स इमोशंस। कि बच्चे के जो चाइल्ड के जो इमोशंस होते हैं उसके कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इमोशंस आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, यस,
सब हर इंसान के इमोशंस का जो नेचर है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, यानी कि उसका व्यक्तिगत होता है। मान लो कोई एक सिचुएशन है, उसमें मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ या आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है ना। मान लो आपने कुछ चीज़ गिरते हुए देखा और आपने रिएक्ट कर दिया एकदम से, और मैं एकदम पॉज होके देख रही हूँ कि हुआ क्या, तो हमारा रिएक्ट करने का इमोशंस हमारे अलग हो गए, राइट। तो इंडिविजुअल नेचर होता है। इमोशंस डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो संवेगों में विस्थापन का गुण नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता उनकी क्वालिटीज़ का, ये ऐसे कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस। यस, कि हमें जो स्टिमुलस मिलता है उसी का प्रोडक्ट होता है इमोशन, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज नॉट द सेम। यस, अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई सिचुएशन है जिसमें हम और आप हैं, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है वो सेम नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन जो है इमोशन का वो सेम नहीं हो सकता, वो अलग अलग होता है। तो ये बात भी सही है, ये बात सही है। ये बात गलत है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वालिटी नहीं होती, हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हमें बताना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर स्पीच। भाई फिर से आगे जो मैं बता रही थी ना, 3 थ्योरीज तो करके ही जानी है। इनर स्पीच की बात किसने करी है? वाइगोत्स्की ने की है इन हिज डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, सोशियो कल्चरल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच की बात करी है। 3 तरह की स्पीच की बात करी। पहला था हमारा सोशल, दूसरा था हमारा प्राइवेट स्पीच, एंड तीसरा था हमारा इनर साइलेंट स्पीच। तो यहाँ पर इनर स्पीच की बात हो रही है, तो हमारा वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। कि जब डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं तो उनमें कौन से पुराने फीचर्स डिसअपियर हो जाते हैं और कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, बेबी हेयर, टेम्परेरी टीथ, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किस में चेंज, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। तो इसका प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा आंसर, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसअपियर नहीं होते, वो वहीं पर मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, बट वो मैच्योरिटी होने पे यानी प्यूबर्टी के टाइम पर वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो जाते हैं, बट वो डिसअपियर नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू वर्नन हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी। वर्नन की हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें बतानी है, तो इसमें कौन सा नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है। तो इन्होंने 4 फैक्टर पे बात करी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है इन्होंने जी फैक्टर को सबसे ऊपर रखा है, यानी जनरल इंटेलिजेंस को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, फिर उन्होंने मेजर, फिर माइनर एंड देन स्पेसिफिक, ठीक है। तो मेजर है, माइनर है, स्पेसिफिक है, पर्सनल फैक्टर की इन्होंने कोई बात नहीं करी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट ही बताना था, ठीक है। इनका हायरार्किकल हम ऐसे ही याद रखेंगे, जनरल, मेजर, माइनर एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ इन्वायरमेंट से इफेक्ट होगा। मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो इनेट हो सकती हैं, बिल्कुल हर इंसान की अपनी अपनी मानसिक क्षमताएं होती हैं। इमोशंस भी इंटरनल होते हैं। एटीट्यूड जो है वो एक्सटर्नल हो सकता है, यस, इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट। और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमारा इंटरनल हो सकता है, यानी होता ही है। तो एटीट्यूड है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। कैसे? वो ऐसे हो सकता है कि मान लो हम एक ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ हर चीज़ को एक पॉजिटिवली तरीके से देखा जाता है, वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं किया जाता, तो हम मतलब कि उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड सेट कर लेते हैं, यानी हमारे विचार भी वैसे हो जाते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है और हमारा नज़रिया भी वैसा हो जाता है चीज़ों को देखने का। और एक बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर हर चीज़ पे उसको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, हर चीज़ में कमियाँ ढूंढनी, दूसरों को कोसना, है ना, एक ऐसे इन्वायरमेंट में पल रहा है, तो उसका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा चीज़ों को लेके, विचारों को लेके, है ना। तो एटीट्यूड का इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा नाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द फिजिकल चेंजेस इन चिल्ड्रन। कि जो फिजिकल चेंजेस इन चिल्ड्रन हैं उससे रिलेटेड नहीं है ऑप्शन, ओके। हाइट तो फिजिकल चेंज में सबसे पहला फैक्टर है जो दिखता है। सरकमफेरेंस का मतलब है जैसे बच्चा पहले छोटा है, बड़ा हो रहा है, तो उसके शोल्डर भी ब्रॉड हो रहे हैं, उसके चेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सरकमफेरेंस भी होता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं। परसेप्शन,
यानी कि वो क्या चीज़ें ग्रहण कर रहा है, वो उसके दिमाग में जा रही हैं, है ना? तो उसको हम फिज़िकली चेंजेज़ में काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आपके कितने करेक्ट हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल्सो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको कितना समझ आ रहा है, मुझे ज़रूर बताएँ और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम टीजीटी का 2024 का सॉल्व करेंगे पेपर। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।